हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसे एक बार देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी थॉमसन मॉडल की, जो रिजेंबल करता है वाटरमेलन से, जिसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात की, अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट देखा, ऑब्जर्वेशंस देखी, कंक्लूजन देखा कि क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे क्या क्या कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है, लिमिटेशंस क्या क्या है। फिर हमने बात किया एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, आइसोटोप्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स की अगर हम बात करें तो सेम एटॉमिक मास, जैसे कहेंगे आइसोबार। कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। अब देखेंगे बच्चों डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल आने से पहले काफी सारे डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे पहले ड्रॉबैक्स देख लेंगे रदरफोर्ड मॉडल के। अब ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, देखो कुछ लिमिटेशंस हमने देखी, कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पर थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया ना, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए। अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है वो हम आगे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किया गया होगा, वो इन्होंने नहीं बताया, है ना। क्योंकि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम इलेक्ट्रॉन है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन आर चार्ज्ड वेयरएज प्लैनेट्स आर अनचार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज्ड है, प्लैनेट्स क्या है, अनचार्ज्ड है। इन्होंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं। लेकिन ये बता नहीं पाए कि प्लैनेट तो क्या होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज्ड होते हैं, कैसे घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन उसी समय एक और साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, जिनका नाम आपने फिजिक्स में ज्यादा सुना होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करते हैं और एमिट करेंगे कुछ ना कुछ रेडिएशन को। अगर वो रेडिएशन एमिट करते हैं तो एक जगह पे कैसे घूमेंगे, प्लैनेट्स की तरह कैसे घूमेंगे। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, तो एक ही जगह पे तो ये घूमेगा नहीं ना। अगर ये एनर्जी रेडिएट करता है तो क्या करेगा, धीरे धीरे इस तरीके से आएगा, धीरे 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 एक टाइम पर ये न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। सही तो होगा, ठीक है, ये कहा मैक्सवेल ने। ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। ऑर्बिट क्या होता रहेगा, श्रिंक होता रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैलकुलेशन शो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10 to the power -8 सेकेंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। और कैलकुलेशन ये कहती हैं कि सिर्फ 10 to the power 8 सेकेंड ही लगेंगे एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्पाइरल बना करके न्यूक्लियस पे आकर के गिरने पे, इतना ही टाइम लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी तो वो बता ही नहीं पाए, है ना। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग भी क्या था कि क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे तो एक जगह पर तो रहेंगे नहीं, इस तरीके से आ जाएंगे। देखो ये था रदरफोर्ड का कहना कि इस तरीके से, जैसे प्लैनेटरी मोशंस में, जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों ओर, ठीक है, सन के ओर घूमते हैं, वैसे ये भी घूमेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, कैसा हुआ यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से आएगा, धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करेगा, नीचे नीचे जाएगा और धीरे फिर क्या चला जाएगा, न्यूक्लियस पे चला जाएगा। अगर वो न्यूक्लियस पे गिर जाता है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बना देगा, एटम को हाईली अनस्टेबल। जबकि एटम तो स्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल तो नहीं होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को बना देगा, सॉरी ये एटम को बना देगा हाईली अनस्टेबल, ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस पे गिर जाता है इस प्रकार से, जैसे अगर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे ही। तो
ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी ये नहीं बता पाए। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो ये आ रहा था कि क्या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन रियल में दिख रहा था लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये ऐसा कैसे हो रहा था, इसके बारे में तो खैर एटॉमिक स्पेक्ट्रा अभी हमें आगे डिटेल में डिस्कस करना ही है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी। ठीक है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा था। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ये सही से नहीं पता, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कैसे, इन्होंने तो बताया नहीं इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में। जब स्टेबिलिटी ही नहीं पता तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा। चलिए, तो रदरफोर्ड के मॉडल ने तो नहीं बताया, लेकिन बोहर के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया 2n², जहां पर n क्या था, n क्या था, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल। अगर शेल k है तो n होगा 1, अगर l है या m है या n है या o है तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। क्या है ये है n की वैल्यू n। अगर k शेल है तो n होगा 1, l शेल है तो n होगा 2, m है तो n3, n है तो n4 और o है तो n5 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2n², इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 × n²। कैसे निकालेंगे, देखो 2n² है ना फॉर्मूला, 2n², यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर। अगर हम k शेल के लिए निकाल रहे हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, यानी कि 2। k में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। वैसे ही 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, L में कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 कितने किसमें m में 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ऐसे ही आप n शेल के लिए निकाल सकते हैं, o शेल के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये था बोर के मॉडल में। खैर आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने इसको हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन भी देख लिया, तो वहां पर हम इतना डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो करेंगे क्यों नहीं, डिटेल में तो करेंगे ही डिस्कस। जितने पॉइंट्स होंगे वो सभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला 2n²। ठीक है, के एल एम अलग अलग शेल के लिए n की वैल्यू k के लिए 1। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह फर्स्ट शेल k शेल n की वैल्यू है 1, या सेकंड शेल n की वैल्यू 2, या थर्ड शेल n की वैल्यू है 3। चलिए क्लियर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे आगे आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। दो नेचर है, एक है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो 3 चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। एक, ये दोनों क्या है आपस में, तीनों ही क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये क्या है, तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, को डिस्कस करने से पहले आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, प्रोपोर्शनली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तीनों। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। अगला, स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा,
आगे हम ये देखने वाले हैं स्पेक्ट्रम को। ठीक है, पहले आप इतनी प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ये हमारे पास है गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी। ये छोटा सा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, जो भी हम देख पाते हैं वो इसी के अंडर देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, फिर ये हमारी रेडियो वेव्स आ गई, फिर आ गई हमारी लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो देखिए, एक तरफ है फ्रीक्वेंसी और एक तरफ है वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, हमें दिख रही है वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? चलो, अच्छा ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। बाकी इसको डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।